बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बसंत भाग 2। और इसका जो 5वां पाठ है उसका शीर्षक है मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आइए देखते हैं कि लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हमें इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं। पाठ 5 मिठाई वाला। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला का मतलब होता है मिठाई बेचने वाला, जो घूम घूम कर शहर में गलियों में मिठाई बेचता है। तो आइए देखते हैं इस मिठाई वाले की क्या कहानी इस पाठ में बताई गई है। बच्चों, भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी यह कहानी मिठाई वाला एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने परिवार को खो चुका है। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह एक फेरी वाले का रूप धारण करके कुछ ऐसे सामान बेचता है जो बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों की तोतली बोली और उनका हंसना खिलखिलाना उस व्यक्ति के दुख को थोड़ा कम करता है। छोटे छोटे बच्चों के बीच वह अपना दुख भूल जाता है और इन बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखकर उसके मन को बहुत शांति पहुंचती है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में इस व्यक्ति से जुड़ी और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं लेखक हमें इस पाठ में मिठाई वाले के बारे में क्या बता रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह पाठ थोड़ा सा लंबा है और इसे कुछ भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के रूप में इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेज 22 भाग 1। एक फेरी वाला गलियों में घूम घूम कर पहली बार खिलौने बेचने आता है और बहुत ही मीठे स्वर में गाना गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज सुनकर छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए औरतें चीख उठाकर छत से झांकने लगती हैं। गलियों और बगीचों में खेलने वाले बच्चों का झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता है। खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो कि गलियों में घूम घूम कर खिलौने बेच रहा है। लेकिन खास बात यह है कि वह इतने मीठे स्वर में बच्चों को बुला रहा है खिलौने खरीदने के लिए और उसकी यह मधुर आवाज सभी को उसकी तरफ आकर्षित कर रही है। बच्चे अपना खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। जो औरतें घर पर हैं वो भी अपनी खिड़कियों के पर्दे हटाकर नीचे उस व्यक्ति को देखने के लिए झांक रही हैं। और जैसे ही बच्चे इस खिलौने वाले के पास आते हैं, खिलौने वाला जमीन पर बैठकर अपनी खिलौनों की जो पेटी है वो खोल देता है और बच्चों को तरह तरह के खिलौने दिखाने लगता है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। बच्चे इतने सारे खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौनों को पकड़कर तोतली आवाज में खिलौनों के दाम पूछते हैं। खिलौने वाला उनके छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उनकी पसंद के खिलौने उन्हें दे देता है। इसके बाद खिलौने वाला उसी प्रकार मीठी आवाज में गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। राज विजय बहादुर के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचते हैं। उनकी माँ रोहिणी जब बच्चों से खिलौनों के दाम पूछती है तो चुन्नू मुन्नू बताते हैं कि उन्होंने 2 पैसों में यह खिलौने खरीदे हैं। रोहिणी को खिलौनों के दाम सुनकर आश्चर्य होता है और वह सोचती है कि खिलौने वाला इतने सस्ते में खिलौने देकर कैसे चला गया। बाद में वह इस छोटी सी बात को भूल जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में पैसे हैं और वह अपनी तोतली आवाज में, तोतली मतलब होता है जैसे बच्चे बोलते हैं किसी शब्द को साफ नहीं बोल पाते हैं, स्टैमर करते हैं, तो उसे तोतली कहा जाता है। तो यहाँ पर वो अपनी तोतली आवाज में हर खिलौनों के दाम पूछ रहे हैं और जो खिलौने वाला है वो बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही प्यार से खिलौनों के दाम भी बता रहा है और साथ में उनके द्वारा दिए गए पैसों को लेकर उनकी पसंद के खिलौने उन्हें दे रहा है। इसके बाद जब सारे बच्चे खिलौने लेकर चले जाते हैं तो वो उसी तरह से मीठी आवाज में पुकारता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर खिलौने वाले के अलावा 3 और लोगों के नाम बताए गए हैं। पहला है राज विजय बहादुर, दूसरा है उनके 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू और यहाँ पर राज बहादुर की पत्नी जो है उनका नाम रोहिणी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राज विजय बहादुर के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचते हैं।
चुन्नू मुन्नू ने भी उस खिलौने वाले से खिलौना खरीदा है और जब वह खिलौने लेकर घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ रोहिणी उनसे उन खिलौनों के दाम पूछती है। बच्चों द्वारा जब यह बताया जाता है कि वो खिलौने सिर्फ 2 पैसों के हैं तो रोहिणी को बहुत आश्चर्य होता है कि इतने सस्ते में आखिर वो खिलौने वाला क्यों खिलौने बेच रहा है, और थोड़ी दिन बाद वो इस छोटी सी बात को भूल भी जाती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। 6 महीने बाद उस नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल जाता है। वह मुरली वाला इतनी अच्छी मुरली बजाता था कि लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके साथ ही वह केवल 2-2 पैसों में बच्चों को मुरली बेचता था। लोग यह भी सोचने लगते हैं कि इतने सस्ते में मुरली बेचने से उसे भला क्या फायदा होता होगा। लोगों को अब यह मुरली वाला कुछ जाना पहचाना सा भी लगने लगता है। उस मुरली वाले को देखकर खिलौने वाले की याद आ जाती थी, जो कुछ महीनों पहले इसी नगर में खिलौने बेचने भी आता था। कुछ समय बाद लोगों को यकीन हो जाता है कि यह मुरली वाला वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। अब बच्चों, इसी तरह से 6 महीने का समय बीत जाता है और उसी दौरान एक मुरली वाला मतलब बांसुरी बेचने वाला, फ्लूट बेचने वाला उस नगर में फिर से आ जाता है। जैसे ही ये मुरली वाला उस नगर में मुरली बेचने आता है, लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि यह मुरली वाला उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है और बाद में उन्हें याद आता है कि ये वही व्यक्ति है जो कि कुछ महीनों पहले खिलौने लेकर यहाँ पर बेचने आया था। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब हर रोज लोग उस मुरली वाले की चर्चा करने लगते हैं। उस नगर की हर गली में उस मुरली वाले की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी जैसे ही उस मुरली वाले की आवाज सुनी, उसे तुरंत उस खिलौने वाले की याद आई। दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसीलिए उसने अपने पति से मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। रोहिणी के पति राय विजय बहादुर, जो कि समाचार पत्र पढ़ रहे थे, घर के दरवाजे के पास आकर उन्होंने मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछा। अब यहाँ पर लोग हमेशा उस मुरली वाले की और इतनी प्यारी मुरली की धुन बजाने की चर्चा करने लगे। और वह जो मुरली वाला था वो बहुत ही मीठी आवाज में, जैसे कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस तरह से पुकार पुकार कर वो बच्चों को अपनी तरफ मुरली खरीदने के लिए बुलाने लगा। रोहिणी ने भी इस व्यक्ति की आवाज सुनी और इस आवाज को सुनते ही उसे तुरंत ही उस खिलौने वाले की याद आ गई। रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे और रोहिणी के पति घर में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। रोहिणी ने अपने पति से उस मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। विजय बहादुर घर के दरवाजे के पास आकर मुरली वाले से पूछने लगे कि एक मुरली का क्या दाम उसने रखा है। आइए देखते हैं आगे विजय बहादुर और मुरली वाले के बीच में क्या बातचीत होती है। बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि वैसे तो वह 3 पैसे में मुरली बेचता है, लेकिन उन्हें वह केवल 2 पैसों में ही मुरली दे देगा। उसकी यह बात सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुरली वाले से कहा कि जब वह सबको मुरली 3 पैसे में देता है तो उन्हें केवल 2 पैसे में मुरली क्यों दे रहा है? क्या वह उन पर एहसान करना चाहता है? वह थोड़ा नाराज होते हुए मुरली वाले से बोले कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसे में ही मुरली दे रहे हो तो मुझ पर यह एहसान क्यों लाद रहे हो? तो यहाँ पर मुरली वाला मुरली के दाम बताते हुए विजय बाबू को कहता है, वैसे तो वह ये मुरलियां 3-3 पैसों में बेच रहा है, लेकिन उन्हें वो ये मुरली 2 पैसों में ही दे देगा। विजय बाबू मुरली वाले की यह बात सुनकर मुस्कुराते भी हैं और थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब सबको तुम 3 पैसे में मुरली दे रहे हो तो मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहे हो? मुझे तुम मुरली 2 पैसे में क्यों दे रहे हो? और वह यह भी कहते हैं कि तुम जैसे गली गली में घूमकर सामान बेचने वालों की यह आदत ही होती है कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। सभी को तुम 2 पैसों में ही मुरली दे रहे हो, लेकिन मुझ पर एहसान जताने के लिए तुम यह बात मुझसे कह रहे हो कि मुझे तुम 2 पैसों में मुरली दे दोगे। आइए देखते हैं इस तरह की बात विजय बाबू से सुनकर मुरली वाला उन्हें क्या कहता है। विजय बाबू की यह बात सुनकर मुरली वाला थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा कि इन मुरलियों का असली मूल्य 2 पैसे ही है और इतने कम दामों में उन्हें ऐसी मुरली कहीं भी नहीं मिलेगी। उसने फिर कहा कि ग्राहकों की यह आदत होती है कि वो हमेशा यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप चाहे मुझ पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इन मुरलियों का असली दाम तो 2 पैसे ही है। मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी, इसीलिए मुझे यह मुरलियां 2 पैसों की पड़ी हैं। मुरली वाली की यह बात सुनकर विजय बाबू ने उससे कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे 2 मुरली दे दो।
अब विजय बाबू की बात सुनकर मुरली वाला थोड़ा उदास हो गया और उसने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये मुरलियां असली में 2 पैसों की ही हैं। चूंकि मैंने 1000 मुरलियां एक साथ खरीदी हैं, इसीलिए मुझे यह 2 पैसों की पड़ी हैं। और जो लोग होते हैं वो हमेशा यही समझते हैं कि दुकानदार जो है वो हमेशा उनसे ज़्यादा पैसे लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। इन मुरलियों का असली मूल्य 2 पैसे ही। मुरली वाले की यह सारी बात सुनकर विजय बाबू उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें करने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से तुम 2 मुरली दे दो। आइए बच्चों, देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। विजय बाबू मुरली वाले से 2 मुरली लेकर घर के अंदर चले गए, लेकिन बाहर वह मुरली वाला बच्चों को देर तक मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे उससे जिस रंग की मुरली मांगते वह उन्हें उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। मुरली बेचते हुए वह बच्चों से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उन्हें भी वह मुरली दे देता। जब सारे बच्चे मुरली पाकर खुश होते हुए घर चले जाते तब वह मुरली वाला भी वहां से आगे बढ़ जाता। तो यहाँ पर विजय बाबू जो थे वो 2 मुरली लेकर अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन मुरली वाला देर तक वहीं बैठकर बच्चों को मुरलियां बेचता रहता है। और बच्चे जो थे वो जिस रंग की मुरली मांगते थे वह उन्हें बहुत ही प्यार से उसी रंग की मुरली देता था। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिनके पास मुरली खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुरली वाला उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाने देता, उन्हें भी वो मुफ्त में ही मुरली दे दिया करता था। और सारे बच्चे जब खुश होकर घर चले जाते तब वह अपनी मुरलियों की टोकरी उठाकर आगे बढ़ जाता। आइए देखते हैं बच्चों आगे क्या है इस कहानी में। रोहिणी अपने घर के अंदर बैठे मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। उसने यहाँ यह अनुभव किया कि वह मुरली वाला बच्चों से बहुत ही प्यार से बातें करता है। पहले उसने कभी भी फेरी वाले को बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करते नहीं देखा था। दूसरी बात यह भी थी कि वह इतने सस्ते में अपना सामान बच्चों को बेच देता है। रोहिणी ने सोचा वह एक भला आदमी है और जरूर किसी मजबूरी के कारण यह काम कर रहा है। कई दिनों तक रोहिणी उस मुरली वाले की मीठी आवाज और बच्चों के साथ उसके प्यार भरे व्यवहार को याद करती रही। फिर से कई महीने बीत गए। धीरे धीरे रोहिणी इन बातों को भूल गई। तो यहाँ पर बच्चे जो मुरली वाले को घेर कर मुरलियां खरीद रहे थे और उनके बीच में जो भी बातें हो रही थी वो रोहिणी अपने घर के अंदर बैठकर सुन रही थी। उसने यहाँ पर एक बात अनुभव की कि मुरली वाला मुरली बेचते वक्त बच्चों से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा है, क्योंकि जितने भी फेरी वाले उस गली में या उस नगर में आते हैं रोहिणी ने कभी भी उनको बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करते नहीं देखा था। दूसरी बात रोहिणी के दिमाग में यह भी आई, जो भी सामान यह मुरली वाला लेकर आता है वो इतने कम दामों में वो कैसे बच्चों को दे सकता है और इसमें भला उसका क्या फायदा होता होगा। लेकिन उसके बाद रोहिणी के मन में यह भी विचार आया कि हो सकता है यह बहुत भला आदमी है और किसी मजबूरी के कारण ही यह काम कर रहा है। उसके बाद कई दिनों तक रोहिणी उस मुरली वाले के बारे में सोचती रही। इसी के साथ फिर से कई महीने बीत गए और धीरे धीरे रोहिणी इन बातों को फिर से भूल गई। आइए देखते हैं अब आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है। 8 महीने बाद सर्दी के दिनों में एक दिन रोहिणी स्नान करके अपने घर की छत में बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। रोहिणी जल्दी से छत से नीचे आई। उस वक्त रोहिणी के पति घर पर नहीं थे। उसने अपने पति की वृद्ध दादी से मिठाई वाले को बुला लाने को कहा और स्वयं चिक के पीछे खड़ी हो गई। दादी मिठाई वाले को बुला लाई। मिठाई वाला वहां आकर बैठ गया और अपने मिठाइयों की विशेषता बताने लगा। तो यहाँ पर फिर से देखते देखते 8 महीनों का समय बीत गया और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। रोहिणी नहाकर छत पर बैठी हुई थी। तभी उसके कान में फिर से उसी तरह की मधुर आवाज सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी उसे लगा कि यह आवाज उसने पहले भी बहुत बार सुनी है। वो जल्दी से छत से नीचे आई। पति के घर पर ना होने के कारण उसने वृद्ध दादी से मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा और खुद पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखने लगी। दादी मिठाई वाले को बुला लाई और मिठाई वाला आंगन में बैठकर अपनी मिठाइयों के बारे में बताने लगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
मिठाई वाले के पास तरह तरह की मिठाइयाँ थी, कुछ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी जायकेदार। ऐसी भी मिठाइयाँ थी जो मुंह में जल्दी घुलती नहीं थी और बच्चे उन्हें पसंद से खाते थे। कुछ मिठाइयाँ तो ऐसी थी जिन्हें खाने से खांसी भी दूर हो जाती। अब मिठाई वाले ने पूछा कि कितनी मिठाइयाँ चाहिए। उसने यह भी बताया कि वह 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है। दादी ने उसे 1 पैसे में 25 मिठाइयाँ देने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। रोहिणी ने दादी को 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लेने के लिए कहा। अब यहाँ पर मिठाई वाला वहाँ बैठकर अपने मिठाइयों के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगा कि यह मिठाइयाँ बहुत ही जायकेदार हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, मुंह में जल्दी घुलती नहीं हैं और इनके खाने से बच्चों की खांसी भी दूर हो जाती है। और फिर उसने मिठाइयों के दाम बताए कि 1 पैसे में वह 16 मिठाइयाँ दे रहा है। लेकिन दादी जो थी उसने कहा कि उसे तो 1 पैसे में 25 मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन जो मिठाई वाला था वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। रोहिणी ने दादी को जल्दी से 4 पैसे की मिठाइयाँ लेने के लिए कहा। आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या हो रहा है इस कहानी में। अभी भी दादी मिठाई वाले से मोल भाव कर रही थी और अंत में उन्होंने मिठाई वाले को कहा कि 1 पैसे में वो 20 मिठाइयाँ दे दे। रोहिणी ने दादी से कहा कि वह मिठाई वाले से पूछे कि क्या वह इस शहर में पहली बार आया है। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाले ने बताया कि वह पहले भी मुरली और खिलौने बेचने यहाँ आ चुका है। रोहिणी ने फिर उससे पूछा कि इस तरह सस्ते भाव में सामान बेचकर भला उसे क्या फायदा होता है। अब यहाँ पर दादी अभी भी मिठाई वाले से मोल भाव कर रही थी और अंत में उन्होंने मिठाई वाले से कहा कि उसे 1 पैसे की 20 मिठाइयाँ चाहिए। तभी रोहिणी ने दादी से यह कहा कि वह मिठाई वाले से पूछे कि क्या वह इस शहर में पहली बार आया है। मिठाई वाले ने भी जैसे ही रोहिणी की बात सुनी, उसने खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह पहले भी इस नगर में मुरली और खिलौने बेचने के लिए आ चुका है। रोहिणी ने फिर मिठाई वाले से पूछा कि इतने सस्ते भाव में सामान बेचने से आखिर उसे फायदा क्या होता है, वह क्यों इतने सस्ते दामों में सामान बेचकर जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाले ने कहा, सस्ते में सामान बेचकर उसके खाने पीने का खर्च किसी तरह निकल जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से सामान बेचकर उसे जो संतोष और सुख मिलता है उसके आगे धन कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहिणी के मन में उसके बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। रोहिणी के आग्रह करने पर मिठाई वाले ने उदासी और गंभीरता के साथ उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई। तो यहाँ पर रोहिणी का प्रश्न सुनकर मिठाई वाले ने कहा कि जितने में भी वो सामान बेचता है उससे उसके खाने पीने का खर्च किसी तरह निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए धन ही सब कुछ नहीं है। बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखकर उसे जो सुख मिलता है, उसे जो संतोष मिलता है, वही सबसे बड़ी बात है। उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहिणी उसके बारे में और भी जानना चाहती थी और रोहिणी ने आग्रह किया कि वह उसे उसके जीवन के बारे में कुछ बताए। आइए देखते हैं मिठाई वाला अपने बारे में रोहिणी को क्या बता रहा है। अपने बारे में बताते हुए मिठाई वाले ने कहा कि वह अपने नगर का एक सम्माननीय आदमी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन जी रहा था, परंतु उसके भाग्य में ऐसा बुरा समय आया कि ना तो पत्नी रही और ना ही उसके बच्चे। सब कुछ अचानक ही खत्म हो गया। उसके लिए जीवन जीना भी कठिन हो गया। इस दुख को वह भुलाए नहीं भूल पा रहा है। अब यहाँ पर मिठाई वाले ने अपने जीवन की दुख भरी कहानी बताते हुए कहा कि वो अपने नगर का एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति था। उसके पास काफ़ी सारा धन था, उसकी एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे जिनके साथ उसका जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था। परंतु उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई और पत्नी और बच्चों के जाने के साथ ही उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। उसके लिए जीवन जीना भी कठिन हो गया और इतने बड़े दुख को वो चाह कर भी भूल नहीं पा रहा है। आइए बच्चों देखते हैं आगे मिठाई वाला क्या बता रहा है। मिठाई वाले ने फिर आगे बताते हुए कहा, अपने उस दुख को भूलने के लिए वह खिलौने और मिठाई के बहाने अपने बच्चों की खोज में निकला है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके बच्चों ने कहीं न कहीं अवश्य जन्म लिया होगा और यह भी हो सकता है
जो छोटे छोटे बच्चे मुरली, मिठाई और खिलौने खरीदने आते हैं, उन्हीं में से कोई उसका भी बच्चा हो। वह इन गलियों में केवल सामान बेचने या पैसों के लिए नहीं आता, बल्कि बच्चों के बीच अपना मन बहलाने आता है। रोहिणी ने देखा कि अपनी कहानी सुनाते सुनाते मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से गीली हो गई थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी ने जब उसे मिठाई के पैसे देने चाहे तो उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। उसने अपनी मिठाई की पेटी उठाई और फिर अपने उसी मधुर स्वर में गाता हुआ वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस तरह से मिठाई वाले ने अपने जीवन की बहुत ही दर्दनाक कहानी रोहिणी को सुनाई और उसने कहा कि अपने बच्चों की मृत्यु के बाद वो इस दुख को भुलाने के लिए ही इस तरह से गलियों में मिठाई, खिलौने और मुरली बेचा करता है। और उसके मन में यह भी एक बात है कि उसके जो बच्चे थे उन्होंने एक नया जन्म ज़रूर लिया होगा और हो सकता है ये जो बच्चे उसके पास खिलौने, मिठाई और मुरली खरीदने आते हैं और उन्हीं में से उसका भी बच्चा हो। इस तरह की बातों को सुनकर रोहिणी का मन भी दुखी हो गया और रोहिणी ने यह भी देखा कि अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए। और उसी समय रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू भी आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी और रोहिणी ने जब उसे मिठाई के पैसे देने चाहे तो उसने वह भी लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उसने अपने मिठाई की पेटी उठाई और उसी मधुर आवाज में गाता हुआ वहां से वो चला गया। बच्चों, आशा है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी यह कहानी मिठाई वाला का भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।